नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी बौखलाहट में या यूं कहें अहंकार में इंसान बड़े उल्टे सीधे फैसले ले लेता है। अब जैसे मोदी जी ने एक ऐसी लड़ाई मोल ले ली है उद्धव ठाकरे से, जो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और लोग कह रहे हैं कि एक ऐसी लड़ाई है जो मोदी और शाह को आगे चलकर बड़ी महंगी पड़ेगी। इतनी महंगी कि महाराष्ट्र उनके हाथ से निकल सकता है। और ये भी हो सकता है कि 2024 के चुनाव में यही महाराष्ट्र, यही लड़ाई भारी नुकसान करते हैं मोदी और शाह का। अब सवाल ये भी है कि आप कहेंगे कि साहब, ये जो लड़ाई है मोदी वर्सेस ठाकरे, मोदी बनाम ठाकरे, ये जो 2-3 वर्षों से बढ़ती जा रही है, ये रुक क्यों नहीं रही? कोई कंप्रोमाइज़ क्यों नहीं हो रहा? कोई समझौता क्यों नहीं हो रहा? मुझे लगता है कि शायद इसकी वजह, जो बुनियादी वजह है, वो इन दोनों की पर्सनालिटी है। अब मोदी जी की जो पर्सनालिटी है डिक्टेटर टाइप की, उसकी खासियत ये है कि मोदी जी दुश्मनी कभी भूलते नहीं। फॉरगेट एंड फॉरगिव ये नहीं है उनके मिजाज में। और दूसरी तरफ एक ऐसा डीएनए है बाला साहब ठाकरे का, उद्धव ठाकरे, जो कभी झुकता नहीं। तो एक ऐसी पर्सनालिटी जो दुश्मनी भूलती नहीं, और दूसरी जो झुकती नहीं। और शायद इसीलिए ये जो लड़ाई है ये बढ़ती जा रही है। अब दोस्तों, ये जो हिंदुस्तान की आज के दौर में जो सबसे बड़ी सियासी जंग है, इसकी इंतहा देखिए, या यूं कहूं मोदी जी के इंतकाम की इंतहा देखिए कि सबसे पहले उन्होंने उद्धव ठाकरे को कुर्सी से उतार दिया, मुख्यमंत्री की कुर्सी से उतार दिया। उद्धव ठाकरे की पार्टी तोड़ दी, पार्टी में बगावत करा दी, पार्टी का सिंबल छीन लिया, निशान छीन लिया, सड़क पर ले आए उद्धव ठाकरे के। और उसके बाद चुन चुन कर उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द जो मजबूत लोग थे उनको तोड़ा, ईडी से डराया। जो नहीं डरे, संजय राउत जैसे लोग, इनको जेल भेज दिया। और आज भी ये जंग जो है, इंतकाम जो है, वो जारी है। मिसाल के तौर पर आज फिर मुंबई में 14 जगह ईडी के छापे पड़े, और इस ईडी के छापे पर 2 लोग निशाने पर थे। संजय राउत, जो दाहिने हाथ हैं उद्धव ठाकरे के, और दूसरे आदित्य ठाकरे, उनका जो स्टाफ, निजी स्टाफ। कई ऐसे आईएएस अधिकारी जो उद्धव ठाकरे के बड़े करीब माने जाते थे, उन पर भी छापेमारी हुई। और ये छापेमारी कोविड के एक सेंटर को बनाने को लेकर हुई। यानी कुल मिलाकर आज भी, आज की तारीख में भी मोदी और शाह लगातार मैसेज दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को कि झुक जाओ, वरना आगे ईडी और सीबीआई खड़ी है। उधर उद्धव ठाकरे हैं, वो कह रहे हैं कि इंतकाम या उसकी इंतहा क्या होगी, जेल होगी, वो जाने को तैयार हैं। तो वो झुकने को आज भी तैयार नहीं। लेकिन कुल मिलाकर मुंबई की सड़कों पर या महाराष्ट्र के हर शहर, हर कस्बे, हर गली में आज की तारीख में जो ज़मीन पे दिखता है वो ये दिखता है कि मोदी ये जंग हार रहे हैं। और हर चुनाव में, हर बाई इलेक्शन में, चाहे वो मंडी के इलेक्शन हो, चाहे वो सरकारी इलेक्शन हो, चाहे वो एमएलसी के इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में ठाकरे जीत रहे हैं। ये लड़ाई मराठी मानुस को महंगी पड़ेगी या गुजरात लॉबी को? ये जो लड़ाई है, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, एक अच्छी गृहिणी जो होती है वो जब चावल पकाती है तो एक दाना दबा के देखती है चावल पका कि नहीं पका। उसके लिए पूरे चावल के हर दाने को दबाने की जरूरत नहीं होती, वो पोहा बन जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी एक बार अपना मुंह जला लिया है। किन्होंने शिवसेना तोड़ने का प्रयास किया, यही 2 गुजरातियों ने शिवसेना तोड़ने का प्रयास किया, मतलब बीजेपी ने। और बीजेपी में सिवाय गुजराती ये जो 2 नेता है, अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके बगैर पूछे कोई काम होता नहीं, इनके आशीर्वाद से ही सारे काम होते हैं। तो जब शिवसेना तोड़ी गई तो उन्हें यह लगा कि हम सरकार बना लेंगे और जनमानस हमारे साथ होगा, शिवसेना समाप्त हो जाएगी, ये ठाकरे घर में बैठ जाएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा। वानखेड़े साहब टाइगर को भी आप सुनेंगे और सुधीर सूर्यवंशी को भी सुनेंगे। 2 आप कह सकते हैं महाराष्ट्र को जानने वाले 2 बेखौफ पत्रकार। और हम तीनों मिलकर कोशिश करेंगे कि जो महाराष्ट्र की जो जंग है, आज उसमें दूध का दूध और पानी का पानी करते हैं। और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि ये जो जंग है, इसका फैसला किसके हक में होगा, बादशाह के, या फिर ये आदमी जो सड़क से अब धीरे धीरे खुद बादशाह बन रहा है मुंबई का। इन दोनों के बीच
फैसला क्या होगा और उसका असर हिंदुस्तान की सियासत पर क्या पड़ेगा 2024 की लड़ाई को लेकर। लेकिन उससे पहले मैं आपसे बस चंद सेकंड चाहूँगा ये बताने के लिए कि महाराष्ट्र इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। वाई महाराष्ट्र इज़ सो इम्पॉर्टेंट 2024 में मोदी के भविष्य को लेकर। अब देश में बहुत से ऐसे लोग हैं, हम और आप जैसे लोग हैं, खासकर जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, उनको ऐसा लगता है कि इस देश का जो फैसला होता है वो उत्तर प्रदेश तय करता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 सीटें सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन उत्तर प्रदेश को सोचते सोचते हम महाराष्ट्र भूल जाते हैं। महाराष्ट्र में 48 सीटें, 48, आप यूं कहें 50 सीटें, और इन 48 सीटों में मोदी जी ने 2014 में, 2019 में 41 सीटें जीती। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि मोदी ने महाराष्ट्र को स्वीप करके 2014 में भी ताज पहना, 19 में भी ताज पहना। तो क्या महाराष्ट्र ये ताज उतार सकता है जो उसने 2 बार पहनाया? और जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह के इनपुट्स आ रहे हैं, जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, उससे जाहिर होता है कि ये जो 48 में 41 सीटें हैं, आज की तारीख में जिस तरह से बार बार इलेक्शन हार रहे हैं, जिस तरह से फडणवीस और एकनाथ शिंदे की सरकार लड़खड़ाती चली जा रही है और दिन ब दिन उसकी साख गिर रही है, ये जो 41 सीटें हैं ये 10-15 तक रिड्यूस ना हो जाए, सिर्फ 10-15 ना रह जाए। और अगर ये 10-15 रह गई तो एक नया किंग इमर्ज होगा मुंबई की सरजमीं से, और हो सकता है उसका नाम उद्धव ठाकरे हो। और तब लगता है कि ये जो जंग है मोदी बनाम ठाकरे की, जो लोग कभी एक परिवार के थे, वो बाला साहब ठाकरे जिन्होंने मोदी को बचाया, गुजरात के दंगों से बाहर निकाला, आज उसी परिवार में जो घमासान है उसका नतीजा क्या होगा। मुझे लगता है कि इसके लिए आपको मैं मुंबई भी ले चलूँगा, इसके लिए मैं आपको महाराष्ट्र के 2 ऐसे एक्सपर्ट्स के पास ले चलूँगा जो वाकई महाराष्ट्र को बहुत भीतर तक जानते हैं, टाइगर और सुधीर सूर्यवंशी। और इन दोनों के एक बड़ी खासियत ये है कि मोदी शाह से डरते नहीं हैं। ये मोदी के दौर में वो पत्रकार हैं जो वाकई बेखौफ हैं। तो चलिए इस पूरे मामले का, या आप ये कह सकते हैं जो सबसे बड़ी सियासी जंग है आज की तारीख में, इसको डिकोड करते हैं, इसकी तह में जाते हैं, क्योंकि नतीजे जो हैं 2024 को सीधे सीधे इफेक्ट करेंगे। बुनियादी सवाल मेरा ये है कि ये जो लड़ाई है मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे, जिस लड़ाई में ऐसा लगता है कि मोदी और अमित शाह उद्धव ठाकरे को, बाला साहब ठाकरे के परिवार को, शिवसेना को, मुंबई को, मराठा मानुस को अंडरमाइन कर, कम करके आंक रहे हैं। मेरा ये कहना है कि ये जो लड़ाई अगर और आगे बढ़ी, अगर मोदी और अमित शाह के हाथ अगर गर्दन पर जाते हैं उद्धव ठाकरे के, तो ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कितनी महंगी पड़ेगी। ये लड़ाई उद्धव ठाकरे को महंगी पड़ेगी, ये लड़ाई मोदी और शाह को महंगी पड़ेगी, ये लड़ाई मराठी मानुस को महंगी पड़ेगी या गुजरात लॉबी को। ये जो लड़ाई, इसका फाइनल रिजल्ट क्या होगा, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे। देखिए, एक अच्छी गृहिणी जो होती है वो जब चावल पकाती है तो एक दाना दबा के देखती है चावल पका कि नहीं पका। उसके लिए पूरे चावल के हर दाने को दबाने की जरूरत नहीं होती, वो पोहा बन जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी एक बार अपना मुंह जला लिया है। किन्होंने तोड़ने का प्रयास किया, यही 2 गुजरातियों ने शिवसेना तोड़ने का प्रयास किया, मतलब बीजेपी ने। और बीजेपी में सिवाय गुजराती ये जो 2 नेता है अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इनके बगैर पूछे कोई काम होता नहीं, इनके आशीर्वाद से ही सारे काम होते हैं। तो जब शिवसेना तोड़ी गई तो उन्हें यह लगा कि हम सरकार बना लेंगे और जनमानस हमारे साथ होगा, शिवसेना समाप्त हो जाएगी, ये ठाकरे घर में बैठ जाएंगे, इनको पूछने वाला कोई नहीं होगा। लेकिन हुआ उल्टा। जो सरकार में है उनके पास सिर्फ एमएलएज है, कैडर और मतदाता ये सारे उद्धव ठाकरे के साथ है। ये उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे की रैलीज में उभरती हुई भीड़, जो पैसा खर्चा करे बगैर इतनी यदि भीड़ आती है तो वो स्वयंभू भीड़ है। और दूसरी जगह आपको शक्ति प्रदर्शन करने के लिए किसी बाबा को अवार्ड देना पड़ता है ताकि उसके लोग आए। ये बात अलग है कि कई लोग मर गए धूप के कारण। तो ये जो तमाम चीजें हैं, कई चुनाव हुए, मंडी के चुनाव हुए, उपज मंडी के, उसके बाद बाई इलेक्शंस हुए, उसके बाद विधान परिषद के चुनाव हुए। वो चुनाव में ओंधे मुंह गिर गई
ईडी सरकार, मतलब एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की सरकार, तो एक बात तो समझ में आ गई है कि अब तीर कमन से निकाल चुका है, अब उसमें क्या कर सकते हैं। अब शिवसेना, इतने डिफरेंसेस बढ़ गए हैं कि अब शिवसेना के साथ तो नहीं लिया जा सकता। फिर अब इनको समाप्त कैसा किया जाए, अब एक ही हो सकता है कि ईडी की पोजीशन इतनी टाइट करो कि इनको जेल में डालो। सुधीर सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और सुधीर सूर्यवंशी क्योंकि मुंबई में ग्राउंड जीरो पर हैं और शिवसेना बीजेपी को बरसों बरस से देख रहे हैं, किताबें लिख चुके हैं और आज की तारीख में टॉप जर्नलिस्ट हैं मुंबई के, महाराष्ट्र के, जो शिवसेना पर और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग पर एक बड़ी पैनी निगाह रखते हैं। सुधीर जी, आप बॉम्बे पर हैं इस वक्त। मैं ये जानना चाह रहा था कि ग्राउंड जीरो पर, मुंबई की धरती पर, मुंबई की जमीन पर इस वक्त स्थिति क्या है? क्या मोदी का कद बढ़ रहा है या उद्धव ठाकरे का कद बढ़ रहा है? क्या नुकसान बीजेपी को हो रहा है या नुकसान उद्धव ठाकरे की शिवसेना का हो रहा है? ये जो छापेमारी हो रही है, ये जो बदले की भावना से जो ये जंग चल रही है पिछले साल डेढ़ साल से, इसका नतीजा आपको क्या जमीन पे दिख रहा है? देखिए दीपक जी, कुछ दिन पहले अमित शाह की नांदेड़ में रैली थी। वो रैली में संजय राउत ने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास शिवसेना नहीं है, उनका सिंबल नहीं है। तभी भी उद्धव ठाकरे का वो रैली में अमित शाह ने 17 बार नाम लिया। दूसरी बात, एकनाथ शिंदे और बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, उद्धव ठाकरे के पास कुछ नहीं है, तभी भी उनके ऊपर हमला और हमला बोले जा रहे हैं। जब उद्धव ठाकरे के साथ लोग नहीं है, कैडर नहीं है, तो वो हमला क्यों बोल रहे? तो इसका सीधा मतलब है कि उद्धव ठाकरे के साथ कैडर इंटैक्ट है, कैडर बिल्कुल हिला नहीं है, लोग खत्म नहीं हो रहे। और जिस तरह की जिस स्प्रिंग रहती है, स्प्रिंग को आप जितना दबाओगे उतना उछल की आती है, वैसे ही उद्धव ठाकरे और शिवसेना का हो रहा है। आपने एक चीज कही सुधीर जी, आपने बड़ी एक अच्छी बात कही। आपने कहा कि शिवसेना, उद्धव ठाकरे, यानी ठाकरे परिवार एक ऐसा स्प्रिंग बन गया है कि मोदी शाह इस स्प्रिंग को जितना दबाते हैं, जितना भी इस स्प्रिंग को दबाते हैं, कद और बढ़ जाता है। जैसे स्प्रिंग को जितना दबाओ उतना स्प्रिंग एक्सपैंड करती है, जंप करती है। तो आपको क्या लग रहा है कि जो उद्धव ठाकरे आज से 2 साल पहले जहां खड़े थे, उससे उनका कद कहीं ज्यादा बढ़ गया है? स्प्रिंग इफेक्ट है ये? आप देखिए दीपक जी, 2019 में जब राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी खत्म हो चुकी थी, ऐसा लगता था एनसीपी के 15-20 में सीट महाराष्ट्र में नहीं आएगी, कांग्रेस तो खत्म हो चुकी। उस टाइम पे शरद पवार को ईडी का नोटिस भेजा था। उस ईडी की नोटिस ने 2019 का पूरी महाराष्ट्र की राजनीति बदल दी थी। वही चीज मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी, उनकी लीडरशिप एक मेरे ख्याल से गलती कर रहे। वही ईडी की नोटिस जो उद्धव ठाकरे के करीबी है, आदित्य ठाकरे के करीबी है, संजय राउत के करीबी है, वो लोगों के भेज के उनके ऊपर रेड करके उनको मेरे ख्याल से तकलीफ में डाल के एक टाइगर बड़ी इन्होंने पते की बात कही सुधीर सूर्यवंशी ने। उन्होंने कहा कि मराठी को जितना दबाओगे उतना ही वो छल के और बड़ा हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने एक स्प्रिंग इफेक्ट की बात करी थी। और ये दुर्भाग्य देखिए, बदकिस्मती देखिए मोदी सरकार की, कि जब गुजराती दबाता है मराठी को तो फिर कद और 4 गुना बढ़ जाता है। आपको लग रहा है कि ये जो लड़ाई है, ये जो संघर्ष है मोदी वर्सेस उद्धव ठाकरे, क्या ये धीरे धीरे गुजरात वर्सेस महाराष्ट्र हो रहा है, गुजरात वर्सेस मराठा हो रहा है? ऐसा लग रहा है। और अगर ऐसा हो रहा है तो उसके परिणाम क्या हैं? क्या परिणाम हमें देखने को मिलेंगे? दीपक भाई, शिवसेना का इतिहास यदि आप देखेंगे तो शिवसेना की निर्मित मराठी अस्मिता के बेस पे हुई। शिवसेना का बेस मराठी अस्मिता का था, हिंदुत्व उसमें नहीं था। इसीलिए इनिशियल डेज में शिवसेना और मुस्लिम लीग साथ में चुनाव भी लड़े हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो मराठी मानुस, और ये मराठी मानुस क्यों आया? क्योंकि जब मुंबई राज्य था और इसके जब गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य बने, तो महाराष्ट्र को संयुक्त महाराष्ट्र इसलिए कहते हैं कि निजाम से मराठवाड़ा टूट के आया, इधर मध्य प्रदेश और सीपी एंड बिहार से विदर्भ और खानदेश आया, और मुंबई फ्रांस से पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और मुंबई आया। गुजरात मुंबई छोड़ना नहीं चाहता, और इस मुंबई के लिए संघर्ष हुआ। 107 लोगों ने अपनी प्राणों की आहुति दी।
वो संघर्ष गुजराती वर्सेस मराठी का था। तो क्या तो मोदी और शाह 107 उसी को फिर से रियलाइव कर रहे हैं क्या, ऐसा लग रहा है? बिल्कुल उसी को रियलाइव कर रहे हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज ने 2 बार सूरत लूटी, तो ये 2 बड़े प्रोजेक्ट लेके चले गए महाराष्ट्र से। कई बड़ी संस्थाएं हैं जो केंद्रीय संस्थाएं जो महाराष्ट्र से माइग्रेट होकर गुजरात चली गई, तो गवर्नमेंट ने ऐसा लिया। तो नहीं है कि अगर उद्धव ठाकरे की गर्दन पकड़ ले अगर मोदी और शाह, तो मोदी और शाह का मराठी भूमि पे कदम रखना मुश्किल हो जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं क्या? मैं ये तो नहीं कह सकता, क्योंकि अभी वर्तमान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर मैं ये तो नहीं कहता दंगे भड़केंगे, क्योंकि वो समय भी नहीं, बाल ठाकरे का समय अलग था, आज समय अलग है। मैं दंगे की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं दंगे की बात नहीं कर रहा हूं, आपने गलत समझा। मैं कह रहा हूं कि अगर उद्धव ठाकरे की गर्दन और दबाते हैं तो ये मराठा फीलिंग्स क्या बढ़ेंगी और क्या विरोध फिर खोलकर हो सकता है गुजरात लॉबी का? अभी भाजपा को गुजराती पार्टी लोग समझते हैं, और भाजपा के सामने नतमस्तक करने वाले दिल्ली के मुगल दरबार में नतमस्तक करने वाले माने जाते हैं। जी, आज उद्धव ठाकरे नॉन परफॉर्मिंग हो सकते हैं, 10 आरोप उन पे हो सकते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे बाला साहब ठाकरे की विरासत है, और ये जनता ने दिखा दिया है। तो कहीं ना कहीं लोग आहत तो हैं। टाइगर, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुधीर जी, मैं देखता हूं कि उद्धव ठाकरे या आदित्य ठाकरे ये बात कहते हैं, अक्सर लोगों से कहते हैं, मराठा लोगों से कहते हैं रैलीज में, कि जिस वक्त उद्धव ठाकरे आईसीयू में थे, बहुत बीमार थे, उस वक्त गुजरात लॉबी ने शिंदे को गद्दार बना के, ये आदित्य ठाकरे का कहना है, मेरा कहना नहीं, शिंदे को गद्दार बनाया और पीठ में छुरी भोंकवाई उद्धव ठाकरे के। यानी गुजरात लॉबी ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ उसी का आदमी कर दिया। उसको कहते हैं कि साजिश है, गुजरात लॉबी ने हमारे साथ साजिश करी। क्या जब आप सड़कों पर लोगों के बीच में होते हैं, आप जब रिपोर्टिंग करते हैं मुंबई में, मुंबई के बाहर कोंकण इलाके में, क्या इस तरह की बातें आपको सुनने को मिलती हैं कि ये गुजरात लॉबी ने उद्धव ठाकरे के साथ साजिश करी है? दीपक जी, आप महाराष्ट्र की कुछ जो इलाके हैं, महिला हो, नीचे का तबका हो, ओबीसी हो, मराठा हो, मुस्लिम हो, उनके हम बात करेंगे, तो उनके बात करने के बाद में एक बात बहुत स्पष्ट रूप से उभर के आती है कि लोगों ने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने पैंडेमिक में काम किया, जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने उनके 2.5 साल के कार्यकाल में कोई भी दंगा फसाद नहीं होने दिया। जब उद्धव ठाकरे थे उस टाइम पे ऐसा कोई भी टेंशन नहीं था, कोई भी दंगा फसाद, ऐसी कोई भी चीजें, बड़ी चीजें हो नहीं रही थी। एक पीसफुल स्टेट नाम के, एक गुड एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से उन्होंने महाराष्ट्र को चलाया था। सुधीर भाई, मैं बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन कर रहा हूं, मैं बहुत स्ट्रेट जवाब चाहता हूं, महाराष्ट्र के बाहर भी लोग आपको सुन रहे हैं। संक्षेप में मेरा सवाल आपसे ये है, और जो मैं सीधा जवाब चाहता हूं, क्या मोदी और शाह ने जो कुछ उद्धव ठाकरे के साथ किया उसको मराठी लोगों ने बुरा माना, और क्या वो आज की तारीख में मोदी और शाह को पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ जातियां करी हैं? क्या लोग वहां पर ऐसा मानते हैं? देखो दीपक जी, कोई भी आदमी, व्यक्ति किसी का दुश्मन नहीं रहता। आदमी विचारों की वजह से, आदमी का जो सोशल कंडक्ट रहता है वो इंपॉर्टेंट चीज रहती है। जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के साथ अन्याय हुआ, उसी की वजह से प्रादेशिक अस्मिता एक जग गई है। उसकी वजह से आपने देखा होता पश्चिम बंगाल में वही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व का कार्ड बहुत बड़ा पैमाने में खेला था, लेकिन प्रादेशिक अस्मिता जगने की वजह से ममता बनर्जी का सबसे बड़े वोटों के साथ उनका विजय हुआ था। महाराष्ट्र कभी भी दिल्ली के आगे झुकने वाला स्टेट नहीं है। दिल्ली के सामने आंखों में आंखें डालकर, जैसे छत्रपति शिवाजी ने औरंगजेब मुगल थे, उनके आंखों में आंखें डाल के उनको लड़ाया था, उनको दिशा दी थी, उनको डिफीट किया था। उसी तरह से मुझे लगता है कि जो प्रादेशिक जो पार्टियां है, एनसीपी और शिवसेना, वही स्ट्रैटेजी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके वजह से बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा अभी ये स्ट्रैटेजी को कैसे काउंटर किया जाए। टाइगर, आपसे एक अंतिम सवाल, और मैं बहुत उसका एक साफ जवाब चाहता हूँ, टाइगर जैसा जवाब चाहता हूँ। ये जो टाइगर लड़ाई है इस वक्त, जो मुझे धीरे धीरे बढ़ती हुई दिख रही है, गुजरात लॉबी वर्सेस ठाकरे परिवार, मैं सीधे सीधे कह रहा हूँ, इस लड़ाई का अगर ये और बढ़ी तो आपको अंजाम क्या दिखता है? क्या होने जा रहा है आगे? अंजाम यही होगा कि भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में ही नहीं, केंद्र में भी सत्ता से वंचित रह सकती है। क्यों? क्योंकि 48 सीटें हैं महाराष्ट्र, और जो रीजनल पार्टीज है वो कहीं ना कहीं सॉलिडिटरी के साथ पूरा इकट्ठा होके
आज शिवसेना के साथ खड़ी है, चाहे केजरीवाल हो, चाहे केसीआर हो, चाहे टाइगर। यहाँ पर एक एक चीज मैं पूछना चाह रहा हूँ, सॉरी आपको मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। क्या मोदी और अमित शाह जैसे इतने पुराने खिलाड़ी सियासत के, लोग कहते हैं कि साहब चाणक्य हैं और पूरा खेल बिगाड़ देते हैं और राजनीति समझते हैं, नब्ज पर उनका हाथ रहता है, क्या अमित शाह और मोदी ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जितना हम उद्धव ठाकरे की गर्दन दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही मराठी सेंटिमेंट्स जाग रहे हैं, और ये मराठी सेंटिमेंट्स अगेंस्ट गुजरात तो अभी अमित शाह और मोदी के खिलाफ हो रहे हैं। ये छोटी सी बात क्यों नहीं समझ में आ रही? यदि चाणक्य होते तो समझ में आती, ये जुगाड़ू है। यदि चाणक्य होते तो समझ में आती, ये जुगाड़ू है। जुगाड़ अक्सर फिट नहीं बैठता, कई जगह जुगाड़ फेल होता है। आपने देखा होगा कि आपकी गाड़ी खराब होगी तो कोई जुगाड़ लगा के हम शुरू करते हैं उसको, लेकिन कुछ किलोमीटर जाने के बाद फिर बंद पड़ती है। उसको वही स्पेयर पार्ट और मैकेनिक ही ठीक कर सकता है। तो ये जुगाड़ था, इन्होंने एक प्रयास किया पार्टी तोड़ने का, शिवसेना को समाप्त करने का। पार्टी टूटने के बाद इनकी कमर टूट गई, शिवसेना और निखर के आ गई। अब इनके पास कोई चारा नहीं, शिवसेना ने दरवाजे बंद कर दिए। जब शिवसेना ने दरवाजे बंद कर दिए तो इनके कष्ट में तीर ही नहीं है, इनके पास अब कोई काम ही नहीं बचा है। ये सीधी सीधी चुनाव लड़े या फिर एक और आखिरी प्रयास करके देखे। उस प्रयास में यदि शिवसेना दब गई, डर गई, तो कुछ हाथ में आएगा, नहीं तो बर्बादी तो दीवार पे लिख जा चुकी है पहले से। ये तो तय है कि सिंगल डिजिट में आना है। ये हमें और आपको नहीं, उनको भी समझ में आ रहा है। जब सिंगल डिजिट में किसकी बर्बादी, सिंगल डिजिट में तो आ ही रहे हैं। अब इसको बचने के लिए एक आखिरी झटका देख लेते हैं। यदि उसमें बच गए, कई बार डॉक्टर बोलता है कि एक ऑपरेशन करके देखते हैं, गारंटी नहीं है, बच गया तो बच गया, नहीं तो मौत तो तय है। तो उसी गारंटी के साथ, उसी कंसेप्ट के साथ ये आए हैं कि सिंगल डिजिट में तो वैसे भी आ रहे हैं। अब एक झटका मार के देखते हैं, डरा के देखते हैं, 2-4 महीने जेल में डाल के देखते हैं। यदि इससे डर के कुछ फर्क पड़ गया और सिंगल डिजिट से डबल डिजिट में आ गए तो कुछ तो कमाया। और यदि वो सिंगल डिजिट ही आ गए, वो तो पहले ही आने वाले थे। तो बीजेपी के पास ये एक्शन लेके खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने का एक चांस है, और उम्मीद पे दुनिया टिकी हुई है, तो उनकी उम्मीद है कि डर जाएंगे। ये नहीं डर रहे हैं, ये बात अलग है। सुधीर सूर्यवंशी, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई विल टेक द लास्ट कमेंट फ्रॉम टाइगर। इस वक्त जो पॉलिटिकल ग्राउंड है मुंबई की, उसका किंग कौन है? मोदी, शाह, फडणवीस, शिंदे, शरद पवार या फिर उद्धव ठाकरे? हु इज द किंग राइट नाउ? देखो, जब भी मुंबई का नाम आता है तो ठाकरे मुंबई के लिए सिनोनिम है। राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी की ताकत महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई में नहीं है। कांग्रेस की ताकत महाराष्ट्र में, लेकिन मुंबई में नहीं है। सही में ताकत मुंबई में है ठाकरे की, वो भी उद्धव ठाकरे की। आपने देखा होगा बीएमसी को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है, उनकी टर्म खत्म होने में 1 साल हो गया है, तभी भी इलेक्शन नहीं हो रहे। तो इसका रीजन क्या है? बगल में नई मुंबई कॉर्पोरेशन में सुबह देख रहा था, उसका लास्ट इलेक्शन 2015 में हुआ था। कम से कम 8 साल हो चुके हैं जहां पे इलेक्टेड बॉडीज नहीं है। ठाणे में नहीं है, पुणे में नहीं है, नागपुर में नहीं है, नासिक में, मतलब डर के मारे चुनाव नहीं करा रही भाजपा। क्यों चुनाव नहीं करा रही है? जब बीजेपी इतनी पावरफुल, वर्ल्ड के सबसे लार्जेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, इतने सब रिसोर्सेस है, तो इलेक्शन क्यों नहीं करा रही है? जो मुझे लगता है कि उन्होंने ऑलरेडी एंटिसिपेट कर लिया कि माहौल खराब है, वो माहौल को थोड़ा ठीक ठाक करने का उनका प्रयास है। लेकिन जिस तरीके से वो वेपन यूज कर रही है माहौल ठीक ठाक करने के, वो माहौल और बिगड़ा दे रही है। ठीक, लास्ट क्वेश्चन टाइगर, लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठाकरे का डीएनए, क्योंकि ये ठाकरे की बात कर रहे थे कि बाला साहब का बेटा उद्धव ठाकरे, ठाकरे का डीएनए और वाडनगर के मोदी का डीएनए, ये डीएनए वर्सेस डीएनए, मोदी का डीएनए और ठाकरे का डीएनए, क्या अंतर है? 2 लाइन 3 लाइन में जवाब दीजिए और हम प्रोग्राम खत्म करते हैं। ठाकरे का डीएनए, मोदी का डीएनए, क्या दिख रहा है? सच और झूठ में जितना फर्क है, ब्लैक एंड व्हाइट में जितना फर्क है, वो इन दोनों डीएनए में है। वो वहां चाय बेचते थे जहां रेलवे स्टेशन नहीं था, उनकी डिग्री फेक है। वो बोलते हैं तो झूठ बोलते हैं, सैकड़ों वैसे उदाहरण दिया जा सकता है। उद्धव ठाकरे के साथ नहीं है, वो राजनीति नहीं, वो इमोशनल लोग हैं, वो मराठी अस्मिता के जीने के लिए लोग हैं। सिर्फ बाल ठाकरे की जीन्स नहीं, प्रबोधनकार ठाकरे का भी जीन्स उनमें है। जिस प्रबोधनकार ठाकरे ने पूरे महाराष्ट्र को एक नया चैतन्य दिया था, धर्म,
और जाति उद्धव पाति से ठाकरे उठ आपको के लगता है, वैसे देखने में उद्धव ठाकरे बहुत सिंपल लगते हैं, आपको क्या तो लगता है कि बाला साहब ठाकरे कौन से पहलवान? इसी में सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, क्या उद्धव ठाकरे वैसे तो बहुत सिंपल लगते हैं, बहुत शरीफ टाइप के लगते हैं जब बातचीत करते हैं, क्या आपको लगता है कि बहुत अंदर से बहुत स्ट्रांग आदमी है, ये जेल भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है, ये झुकने वाला इंसान नहीं है, ऐसा लगता है? बाला साहब ठाकरे भी पहलवान नहीं थे, बहुत ही ऑर्डिनरी कद काठी के इंसान थे, इसीलिए उद्धव ठाकरे कहते हैं। हाँ, भाषा, बाला साहब की जो भाषा थी उस भाषा में थोड़ा सौम्यता आई है, क्योंकि उद्धव ठाकरे जी का भी एक बार जब बात हुई हमसे, तो ऐसे ही किसी गेट टुगेदर में बात हुई, तो उन्होंने कहा कि देखिए आप लोग दोनों तरफ के ढोल बजाते हैं, यदि मैं पिताजी की भाषा में बोलूंगा तो बोलेंगे इसका अपना कुछ नहीं, पिता को कॉपी करता है, और यदि मैंने मेरी भाषा उपयोग में लाई तो बोलते इसमें दम नहीं है, पिता जैसी बात नहीं करता। तो मैं तो अपना ओरिजिनल जो है, जो बाला साहब ठाकरे के मुंह में भाषा थी, वो उन्हीं को शोभा देती है। मेरी भाषा मेरे हिसाब से, एक आर्टिस्ट आदमी है, अच्छा फोटोग्राफर है, कलावंत है, और जो आदमी दिल से साफ होता है। ठाकरे क्या के ये दो बिना गुजराती साफ पाक साफ है क्या? ठाकरे के बिना क्या विधानसभा चुनाव या 2024 का चुनाव, क्या ठाकरे के बिना गिनती नहीं हो पाएगी चुनाव के नतीजों की? ठाकरे होगी तो गिनती होगी। क्या ठाकरे कल माइनस ठाकरे महाराष्ट्र के नतीजे आ सकते हैं? महाराष्ट्र, यदि ठाकरे और उनके पुत्र को जेल हो गई तो चुनाव तो होंगे महाराष्ट्र में, और फिर बीजेपी का सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा, लोग चुनाव लड़ेंगे उनके लिए। क्या शरद पवार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे? क्या शरद पवार को कभी विदर्भ ने और मराठवाड़ा ने साथ दिया? क्या कोकण में शरद पवार बहुत बाद में आए? पहले तो पश्चिम महाराष्ट्र के नेता माने जाते थे। शरद पवार इतने बड़े नेता महाराष्ट्र के कि वो 80 से ज्यादा कभी लोग विधानसभा में नहीं ले आए, लेकिन जब शरद पवार को नोटिस लिया तो इसी महाराष्ट्र में जहां उनके एमएलए भी नहीं थे, वहां भी लोग इकट्ठा हो गए, क्योंकि फिर वो महाराष्ट्र अस्मिता की बात थी। हमारे महाराष्ट्र के बड़े नेता को आप घेर रहे हो, तो कई लोग जो शिवसेना को पसंद नहीं करते, वो लोग उद्धव ठाकरे के लिए रास्ते पे निकलेंगे, क्योंकि फिर ये महाराष्ट्र की अस्मिता का सवाल है। और कोई तीसरा आदमी बोलता तो बात अलग है, ये महाराष्ट्र की अस्मिता पे फिर हमला एक बार बोला है तो गुजराती ने बोला है। सवाल ये है। मेरा, आप दोनों आए और दोनों ने रोशनी डाली, और एक चीज जो बहुत क्लियर है वो ये है कि कहीं ना कहीं मराठी अस्मिता जो है वो सुर्खियों में, वो टॉप ऑफ द हेडलाइन है आज की तारीख में, और वो एक डिसाइडिंग फैक्टर है। जिस तरह से उद्धव ठाकरे की घेराबंदी की, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अमित शाह और मोदी की जो गणित थी, कहीं ना कहीं वो गणित गड़बड़ थी, कहीं ना कहीं उन्होंने कम करके आंका, अंडरमाइन किया, अंडर एस्टिमेट किया उस किंग को, जो शायद आने वाले चुनाव में ये जाहिर करने जा रहा है कि बिना उद्धव ठाकरे की गिनती पूरी नहीं होगी, चाहे 24 हो, चाहे विधानसभा का महाराष्ट्र का चुनाव। आप दोनों आए, आप दोनों ने एनलाइटन किया हमारे दर्शकों को, बहुत बहुत शुक्रिया।